केंद्र सरकार ने नया बजट पेश कर दिया है। बजट में इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सवाल यह है कि क्या मिडिल क्लास को राहत मिली है या टैक्स का बोझ बढ़ा है, और आम व्यापारी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक्सपर्ट ललित पंचाल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ललित जी, सबसे पहले बताएं, आप नए बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर सबसे बड़ा बदलाव क्या है। सर, जितेंद्र जी नमस्ते। और सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बजट के बाद जनरली चाहे वो नौकरी पेशा हो चाहे व्यापारी हो, उसकी उम्मीद रहती है कि बजट में हमें क्या मिला। तो इसलिए क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, आपने इस बजट को लेके मेरे से जो वार्ता करने का निश्चय किया उसके लिए आपको साधुवाद। पर इनकम टैक्स बड़े दुखद उस लफ्ज़ों के साथ कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं है। हालांकि पूर्व में 2025 के बजट में बहुत अच्छा बदलाव सरकार दे चुकी है। तो अब कोई नया बदलाव नहीं है। टैक्स की दरें जो आपकी पहले थी वही दरें फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए लागू है। मिडिल क्लास के लिए यह बजट राहत वाला है या निराशा वाला। देखो सर, इसको मैं यूँ कहूँगा कि न तो राहत वाला है और बिल्कुल निराशा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हालांकि सरकार ने 2025 का जब बजट आया था तो एक बहुत बड़ी राहत इनकम टैक्स की दे दी है। तो इस बार उन्होंने इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया है। और जहाँ तक दूसरे ओवरऑल अगर बजट को अपन देखते हैं तो हमेशा एक देखा रहता है मिडिल क्लास को क्या पता एक अछूता मान लिया गया, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो मिडिल क्लास को ऐसी कोई बड़ी राहत नहीं दी है। ठीक है, कुछ एजुकेशन के कुछ चीज़ें हैं और हमारे टैक्स लॉ में कुछ रिलीफ ज़रूर है, जिसमें तारीखों का है, कुछ बिलेटेड रिटर्न की सुविधाएं दी हैं। तो इसको मिश्रित मानूंगा मैं, मिडिल क्लास को इतना ज़्यादा लाभान्वित करने वाला बजट नहीं मानूंगा। पुरानी और नई टैक्स स्लैब में आम नौकरी पेशा को अब किसे चुनना चाहिए। देखिए सर, पुरानी जो स्कीम थी वो तो अब मैं मानूंगा लगभग ऑब्सोलेट टाइप की हो गई होगी, क्योंकि जिनके बहुत ज़्यादा डिडक्शन है, जैसे हाउस लोन है किसी का, एजुकेशन लोन है किसी का, एटीसी में 1.5 लाख का पूरा निवेश है, मेडिकल इंश्योरेंस का एटीडी का पूरा फ़ायदा मिल रहा है। तो डिडक्शन जिसके बहुत ज़्यादा है तो ये ओल्ड स्कीम फ़ायदेमंद है। और बिना किसी शक के दिन कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी राहत 12 लाख के रूप में आ चुकी है। तो जो 12 लाख तक तो टैक्स, भले बेसिक न्यू स्कीम में एग्जम्पशन 4 लाख है, पर 12 लाख तक की जो राहत दी है उसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि 12 लाख तक की राहत है, वो 12 लाख तक टैक्स जीरो नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आम है कि साहब 12 लाख की छूट है, जबकि 12 लाख की छूट नहीं है। छूट तो 4 लाख की है, पर 4 लाख से लगा के 12 लाख तक का जो टैक्स लगेगा वो सरकार ने एक धारा बनाई है 87A, उसके तहत उसके टैक्स का एग्जम्पशन है। इसमें ज़रूर एक मिनट में और लेना चाहूँगा आपका, क्योंकि ज़्यादातर का सवाल यही रहता है 12 लाख वाला। तो अगर मान लो किसी की इनकम 12,50,000 से ज़्यादा हो गई, या कुछ ऐसा हो गया कि भाई हमारी इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो गई, तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो वापस 4 लाख से ही शुरू होगी। और ये इस तरह का एक मतलब ये कहें कि 12 लाख बाद वापस अगर थोड़ा सा ही कमाते हो गया तो वो आदमी वापस गरीब हो गया और उसका टैक्स कैलकुलेशन 4 से हो गया। तो थोड़ा सा 12 लाख वालों के लिए थोड़ा सा अचंभित करने वाला जरूर है। 5 लाख से 10 लाख तक की आय वाले नौकरी पेशा लोगों पर टैक्स बोझ घटा है या बढ़ा है। निश्चित तौर पर न तो कोई नया बर्डन आया है न घटा है। मैं वापस वही 2025 वाली जो रेट है 12 लाख की, उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। नौकरी पेशा के लिए तो बहुत बड़ी राहत है। जिनकी इनकम 5 या 10 लाख नहीं, 12 लाख से कम है, इनफैक्ट उनको नौकरी पेशा जो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, किसी भी जॉब में हो, उसकी अगर इनकम 12,75,000, क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, तो 12,75 तक है तो तब तक तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। पर वापस वही कैलकुलेशन, अगर 12,75 से इनकम स्टार्ट होती है तो उनका टैक्स कैलकुलेशन वही 4 लाख से स्टार्ट होगा और उसको जो मार्जिनल टैक्स रेट का उसका बेनिफिट कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी वो। तो 5 से 10 लाख वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12,75,000 वाले तक दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने पे दिक्कत है। तो उसको 100% नौकरी पेशा जिसकी इनकम 12,75,000 से नीचे है उसको तो नई स्कीम में जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। 80C, 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव किया गया है?
इसमें भी सर कोई बदलाव नहीं है। हालांकि इस बजट में ये बहुत बड़ी मांग थी। 80C के लिए 3 लाख, 1.5 से 3 लाख की मांग थी, और 80D वाला जो, क्योंकि आजकल मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया है, तो जो 25 और 50,000 की छूट थी वो भी 50 और 1 लाख तक की डिमांड थी, पर ये नहीं हो पाया, दुखद बात है। हालांकि ये मैं पुनः आपको कहूंगा कि ये सारे फायदे ओल्ड स्कीम में हैं, और न्यू स्कीम में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिल ही रहा है, ओल्ड में 50,000 है। और न्यू स्कीम में नौकरी पेशा में पुनः अपील करना चाहूँगा, जिनका 1275 से कम है वो बिना किसी सोच विचार के सीधे न्यू स्कीम में जा सकते हैं। नया टैक्स सिस्टम अपनाने वालों को सरकार क्या अतिरिक्त फायदा दे रही है? देखो, मैं इस चीज़ में ये कहूँगा कि जो नया टैक्स सिस्टम तो नहीं कहेंगे, नया कानून ही आने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अमेंड हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, उसमें कई सारी धाराएं उन्होंने बदल दी है। कोशिश उन्होंने की है कि इसका सरलीकरण हो, एक आम आदमी और एक आम करदाता इसका अच्छे से उपयोग कर सके, अच्छे से समझ सके, इसका सरलीकरण होवे, इसके फॉर्म जो हैं वो सरल किए गए हैं, और कोशिश ये की गई है कि टैक्स कॉम्प्लायंस सरल हो। और जहाँ तक मैं मानूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनका सीधे तौर पे तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, पर ठीक है, प्रक्रियात्मक अगर कोई सरलीकरण किया गया है तो उसका प्रत्येक करदाता को लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पे ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि नए फॉर्म भी जारी होने वाले हैं, तो उनसे ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि टैक्स के भुगतान में, टैक्स के रिटर्न फाइलिंग में कोई सरलीकरण की प्रक्रिया, एक बहुत ठोस और सरल प्रक्रिया हमें मिले। जीएसटी स्लैब में क्या कोई बदलाव किया गया है? सर, जीएसटी स्लैब में इस बजट में तो कोई बदलाव नहीं है। जरूर कुछ उन्होंने सेक्शन जो है प्रोसीजरल कुछ चेंज किए हैं, पर जीएसटी जब 2.0 आया था 22 सितंबर 2025 को, जब बजट के पहले तो घोषणाएं जल्दी सारे एक्ट की, जीएसटी की और टैक्सेशन की बजट में होती थी, पर अब सरकार, क्योंकि जीएसटी काउंसिल है और सारा उसकी रिकमेंडेशन पे होता है, तो 22 सितंबर 2025 को ये सरलीकरण, जिसको जीएसटी 2.0 के नाम से जाना जाता है, हो चुका है, जिसमें टैक्स स्लैब में बहुत बदलाव हो चुका था। बहुत लोगों को, आम उपभोक्ता को फायदा देने की कोशिश की थी। जो 12% के प्रोडक्ट हैं, सारे जो डे टू डे की यूज़ में चीज़ें हैं, वो 5% में कर दी थी। जो 28% का टैक्स स्लैब है वो पूरा ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमारा प्रमुखतः से जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट, उन सारों में 18 हो गया था। और कुछ लग्जरी प्रोडक्ट या जो टोबैको वगैरह है, जिसको गवर्नमेंट जिसकी सेल डिसमोटिवेट करना चाहती है, उसको 40% पे ले गई थी। तो उसका सारा फायदा 22 सितंबर के बाद एक आम उपभोक्ता का और एक करदाता के रूप में मिल चुके हैं, उनको सुधारों के रूप में। इस बजट में जीएसटी में ऐसा कोई चेंज नहीं है, पर जरूर मैं 22 सितंबर के बारे में आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो फायदे टैक्स रेट बदलाव से एक आम उपभोक्ता के पास पहुँचने चाहिए थे, वो अभी तक मेरे ख्याल से कहीं इतने ज़्यादा प्रभावी ढंग से नहीं दिख रहे हैं। बड़े उत्पादों में तो ज़रूर, जैसे टीवी, एसी, सीमेंट, उनमें तो सीधा फ़र्क आया है, पर कई चीज़ों में नहीं आया। मैं यहाँ पे स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस को भी कोट करना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में सरकार ने जीएसटी रेटें बहुत कम की, पर उसकी प्रीमियम है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने उनके एक्सपेंस को देखते हुए और ये देखते हुए उसको बहुत कम किया है। जितना सरकार ने रेट कम किया है, उतनी लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम नहीं हुई है। तो सरकार को ज़रूर इसके पीछे एक बैकअप प्लान या फॉलोअप प्लान, जो भी कहें, वो बनाना पड़ेगा। आम जनता को इससे क्या असर पड़ेगा? सर, आम जनता पे तो असर अभी इस बजट से तो इतना खासा कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना मिडिल स्केल को, ना कुछ नहीं। कुछ ऐसी ज़रूर लोक लुभावनी योजनाएं हर बार जैसे बजट में देती हैं, जैसे बजट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो लोग शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, F&O फ्यूचर में, ऐसा जिनको इसमें इंटरेस्ट भी है और जिन्होंने आय का माध्यम बनाया है, उसके लिए हतोत्साहित करने वाला है। उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को कुछ बढ़ा दिया है, तो मार्केट आपने उस दिन देखा था, बजट के दिन ही 2000 पॉइंट गिर गया था। तो वजह यही थी कि उसको थोड़ा सा झटका लगा है। साथ ही कुछ राहतें ज़रूर अपन ऐसे मान सकते हैं, टीडीएस और टीसीएस की दरों में उन्होंने दी हैं। कुछ दरें कम की हैं, कुछ यूनिफाइड की हैं। जैसे फॉरेन में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस पर टीडीएस की दर पहले 5% थी, उसको घटा दिया है। एक सबसे बड़ा स्वागत योग्य, जितेंद्र जी, मैं कहूँगा एक डिसीजन मैं मानता हूँ कि एमएससीटी के जो क्लेम थे,
जिसमें एमएससीटी मतलब किसी दुर्घटना पे होने पर उस परिवार को जो मुआवजा राशि मिलती थी उस क्लेम उस एक्ट के तहत, उसकी ब्याज राशि थी वो टैक्सेबल थी, वो सरकार ने इसको एग्जम्प्ट कर दिया। पहले टीडीएस भी करता था तो टीडीएस के लिए बेचारे कई लोग परेशान होते थे, तो वो टीडीएस अब क्योंकि एग्जम्प्ट हो गया, से टीडीएस भी जीरो हो गया। तो मैं इस एक्ट में, एमएससीटी एक्ट में, इस डिसीजन को मैं वेलकम डिसीजन मानता हूँ। क्या रोजमर्रा की चीजें महंगी होगी या सस्ती? रोज़मर्रा की चीज़ों में सर इस बार मैं वापस वही कहना चाहूँगा, क्योंकि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं है तो इसलिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ जैसे कैंसर की मेडिसिन वगैरह हैं, कुछ और मेडिसिन में, कुछ रिसर्च के इक्विपमेंट में उन्होंने ज़रूर कम किया है, तो उसमें एक छोटा सा इम्पैक्ट आ सकता है। बाकी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए अभी इस बजट में निराशा है सर। जीएसटी रिटर्न नोटिस और पेनल्टी को लेकर व्यापारियों को कोई राहत मिली है? सर ये भी बहुत बड़ी मांग थी। इसमें फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसमें बड़ी दुखद बात है कि किसी तरह की कोई राहत नहीं है। अब व्यापारियों को तो मेरी तरफ से ये सलाह है कि वो समय पर रिटर्न भरें, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे जीएसटी का हो। जीएसटी में तो खैर पेनल्टी में कभी कोई राहत नहीं है। इनकम टैक्स में उल्टी पेनल्टी थोप दी गई हैं। जो हमारे ऑडिट्स की पहले डेट होती थी, लास्ट डेट, उसके बाद फाइलिंग पे लेट फीस सुनवाई के बिना नहीं लगती थी, अब सीधी लेट फीस लग गई है। और लेट फीस भी ऐसी है कि अगर वो उसकी तय तिथि के बाद भरता है तो 30 दिन के अंदर 75,000 रुपया है, और 30 दिन के बाद ऑडिटेड फाइल में ऑडिट केस जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिनकी बुक्स ऑडिट करनी है, उनमें उसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया है, जो कि थोड़ा सा व्यापारियों के लिए संभलने वाला और सोचने वाला विषय ज़रूर है। इनकम टैक्स और जीएसटी एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको 10 में से कितने अंक देंगे और क्यों? सर मैं अंक के हिसाब से तो अगर कहूँ तो इतना ज़्यादा हमारे प्रोफेशनल फील्ड जितना है फेडरेशन, उनको भी ये इतना अट्रैक्टिव बजट नहीं लगा। पर फिर भी ये मानूँ कि उन्होंने कोई नया बर्डन नहीं दिया है, और एक इनकम टैक्स कानून एक्ट में उन्होंने ज़रूर कुछ वेलकम डिसीजन लिए हैं, नया बदलाव करके नया एक्ट लाने वाले हैं। और जैसा वो बता रहे हैं, अगर ऐसा सब होता है तो उस नाते मैं ज़रूर इसको 6 नंबर देना चाहूँगा। आम जनता को इस बजट के बाद आपकी सबसे बड़ी सलाह क्या होगी? सर मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट जितने भी करदाता हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के, जीएसटी के हैं, उनको मैं ज़रूर ये सलाह देना चाहूँगा कि अपना टैक्स रिटर्न जो है वो एक तो पूरा प्लानिंग करें। मैं कभी टैक्स चोरी को बढ़ावा नहीं दूंगा। टैक्स चोरी विषय अलग हो गया, हालांकि आजकल के ज़माने में टैक्स चोरी संभव भी नहीं है। तो एक तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करें, अपने टैक्स की प्रॉपर गणना करें, और उसको नियत समय पर टैक्स का भी भुगतान करें और नियत समय पर टैक्स के रिटर्न को भी फाइल करें, ताकि आप आने वाली समस्याओं से और आने वाली पेनल्टियों से बच सकें। और मैं आपको एक चीज़ आपके इस माध्यम से, चैनल माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने व्यापारी गण, उनको विशेष करदाताओं को तो कहता ही हूँ मैं, क्योंकि नौकरी पेशा भी करदाता है, तो जितने व्यापारी हैं, अगर आपको, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप अपने रिटर्न तय समय पर भर देते हैं, पहले भर देते हैं, तो जनरली सेल्फ असेस हो जाते हैं दोनों एक्ट में। तो आप तय समय पर अगर रिटर्न करते हैं तो वो सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा, स्वयं निर्धारण जिसको कहते हैं, और आपके अननेसेसरी आप पर ब्याज की और कई तरह की पेनल्टी और शास्तियों की जो लगाम सरकार ने लगाई है, उससे आप दूर रहोगे, और एक शांत और पीसफुल लाइफ को आप जी सकोगे समय पर भुगतान करने से। तो ये थे हमारे साथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक्सपर्ट ललित पंचाल, जिन्होंने नए बजट को लेकर इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में हमें जानकारी दी। ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आभार सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।